हेलो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 की इस वीडियो में मैं एन के जोशी सर वापस स्वागत करता हूं आप सभी का। बच्चों, यहां हम लोगों ने जो पार्ट 2 में एक टॉपिक छोड़ा था सीजन्स एंड मानसून इन इंडिया, आज इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कितनी सीजन्स होती है और मानसून का रोल क्या है इंडिया में। आप और हमें ये पता है कि इंडिया में 4 मेन सीजन होते हैं: हॉट वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन एंड एडवांसिंग मानसून सीजन एंड रिट्रीटिंग मानसून सीजन। तो इंडिया में ये 4 तरह की हमारी सीज़न होती हैं। इनको डिटेल में 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे ताकि इंडिया का जो भी वेदरिंग स्ट्रक्चर है हमको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं हॉट वेदर सीजन, जिसे समर सीजन भी कहते हैं। बच्चों, ये मार्च से लगाकर मई मंथ तक रहती है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है सन का एंड इट शिफ्ट द ग्लोबल हीट बेल्ट राइजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो नॉर्थ वर्ल्ड मूवमेंट होता है हमारे सन का। इस वजह से यहाँ हमारे जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, वहाँ समर रहती है, ग्लोबल जो हीट है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तापमान जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, हीट बढ़ेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, एंड उसके बाद में भी क्या होगा? एनलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया। बहुत टाइम से ये जो है ना, इस तरह की सिचुएशन हुई थी कि भाई ग्लोबल हीट बहुत ज़्यादा हो गई, तो उस वजह से ना लो प्रेशर एरिया जो है वो थार के डेजर्ट से लगा के पटना, बिहार, हाँ बिहार की कैपिटल, ठीक है, तो वहाँ तक और प्लस में छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये हॉट वेदर सीजन की स्पेशलिटी है। और साथ ही साथ में इस समय स्ट्रॉन्ग हॉट और ड्राई विंड चलती है ड्यूरिंग द डे एंड सम टाइम अनटिल द मिडनाइट तक ये चलती रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये डेंजरस होती है, फैटल होती है, यानी डेंजरस होती है। एंड लेकिन इवनिंग डस्ट कभी कभी स्टॉर्म बन के चलती है, जिसकी वजह से टेम्परेरी रिलीफ लोगों को मिलता है एंड थोड़ा सा ड्रिजल जैसा, मतलब मौसम जो है वो प्लीजेंट हो जाता है। लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म्स कैन आल्सो ब्रिंग वायलेंट विंड्स एंड टोरेंशियल रेन एंड हेल। तो यहाँ जो समर के टाइम में या हॉट वेदर सीजन के टाइम में क्या क्या आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ आपको ये स्ट्रॉन्ग हॉट ड्राई विंड, इसको क्या बोलते हैं? लू भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये देखने को मिलेगी आपको, जो बहुत ही ज़्यादा फैटल है, मतलब कि स्किन के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। शाम के टाइम में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में, हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सी इवनिंग डस्ट स्टॉर्म चलेगी, थंडर स्टॉर्म भी चलेगा, जो थोड़ा सा रिलीफ लोगों के लिए लेके आएगा कि भाई चलो राहत मिली इस गर्मी में, तपती तेज़ धूप में। और कभी कभी तो ये थंडर स्टॉर्म इतने मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, जिसकी वजह से वायलेंट विंड भी चलती है और टोरेंशियल रेन लेके आती है। टोरेंशियल रेन नहीं, कभी थोड़ी बहुत छोटी मोटी बारिश लेके आती है, और हेलस्टोर्म भी कभी कभी देखने को मिलता है। मैंगो शोवर इस हॉट वेदर सीजन का बहुत बड़ा एक फीचर है। सो प्री मानसून शोवर्स इन केरला एंड कर्नाटका है आल्सो हेल्प राइपन द मैंगोज़। तो यह मैंगो सोवर जो है वो केरला और कर्नाटका में मैंगो जो है वो प्री मानसून से पहले, मतलब मानसून से आने से पहले जो पक जाते हैं, इसीलिए इसको मैंगो सोवर भी बोलते हैं। तो ये आपको हॉट वेदर सीजन के बारे में जानना है। अब दूसरा जो सीज़न है कोल्ड वेदर सीजन है, ये नवंबर से फरवरी तक रहता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब कि साउथ यहाँ है हमारा, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स blow from land to sea and creating a dry season for most of India। पूरे इंडिया के लिए ये जो है आपके यहाँ, मैं स्टार्टिंग से मैं वापस बता देता हूँ। कोल्ड वेदर सीजन में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको साउथ टू नॉर्थ जो है टेम्परेचर कम होता है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड भी चलती है फ्रॉम लेन टू सी। ये हमारा सी है, ये हमारा लेन है, तो ये लेन टू सी चलती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारे हायर अल्टीट्यूड पे रहती है, एक्सेप्ट द तमिलनाडु कोस्ट विच रिसीव्स सी टू लेन रेन। ये जो तमिलनाडु कोस्ट है हमारा, यहाँ समुद्र से आपके लैंड की तरफ हवा आती है, जबकि यहाँ आप देखोगे हमारा ये जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ लैंड टू सी और यहाँ पे सी टू लैंड जो है एयर विंड चलता रहता है। तो यहाँ पे हमारे 2 सीजन हुई, और इसकी स्पेशलिटी कोल्ड की क्या है? नॉर्दर्न प्लेन की अलग है, जैसे कि वीक हाई प्रेशर एरिया वहाँ डेवलप होगा, जिसकी वजह से लाइट विंड्स चलेगी और थोड़ी सी गंगा वैली के आसपास, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी साथ में जुड़ा रहेगा। लो प्रेशर एरिया या सिस्टम फ्रॉम द मेडिटेरियन सी दैट ब्रिंग महावट और विंटर रेन।
दो यहाँ विंटर में जो यानी कि सर्दियों में बारिश क्यों होती है, अगर आपको ये पूछा जाए तो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। ये क्या होता है सर, ये होता है मेडिटेरियन जो सी है हमारा, वहाँ से कुछ जो है लो प्रेशर एरिया की वजह से हमारे यहाँ पे हवाएं चलती है और वो जो है वो विंटर रेन लेके आती है, ठीक है, टू द प्लेन ऑफ इंडिया एंड आल्सो समटाइम्स स्नो टू द हिमालयाज विच इज़ वाइटल फॉर रबी क्रॉप, जो कि रबी क्रॉप के लिए अच्छी है। क्रॉप्स के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, खरीफ एंड रबी दो क्रॉप्स होती है और एक होती है जेड क्रॉप्स। अगला चैप्टर इसी का होगा एग्रीकल्चरल, जो भी पर्सपेक्टिव है क्रॉप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। पेनिनसुलर रीजन, अब यहाँ अलग अलग है। नॉर्थ प्लेन में क्या होगा, लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा, सॉरी हाई प्रेशर जो है वो वीक हो जाएगा। अ वीक हाई प्रेशर एरिया विल आल्सो डेवलप, वहाँ पे डेवलप होगा गंगा के जो भी हमारे प्लेन एरिया वाला है या वैली वाला एरिया है, यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, ये विंटर रेन होगी, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी से आती है। पेनिनसुलर प्लेटू के आसपास वाला एरिया में देखें, देयर विल बी नो डिस्टिंक्ट विंटर सीजन एग्जिस्ट हेयर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। अब ये जो पेनिनसुलर प्लेटू वाला एरिया आप देखोगे ना, जो मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ ये वाला, ठीक है। अब यहाँ तीनों तरफ क्या है, पानी है, ये हमारा अरेबियन सी, ये हमारा बे ऑफ बंगाल और ये इंडियन ओशन। तो यहाँ पे पानी होने की वजह से क्या है कि ज़्यादातर यहाँ पे इन्फ्लुएंस विंटर का कम रहता है, ठीक है। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कर्नाटका केरला में विंटर में इतनी ज़्यादा सर्दी क्यों नहीं लगती है, क्यों, तीनों तरफ हमारे क्या है, सी है, पेनिनसुला है, इस वजह से वहाँ पे ये सिस्टम आपके लगा रहता है। तो दो आपकी सीज़न अच्छे से होगी। अब तीसरी सीज़न है हमारी एडवांसिंग मॉनसून या फिर रेनफॉल भी आप बोल सकते हो। ये जून से हमारे सितंबर तक रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बारे में क्या स्पेशलिटी है, द स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्ट मॉइस्चर लेडन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, वहाँ से। एंड विंड एवरेज जो इसकी स्पीड होती है वो 30 किलोमीटर पर आवर की होती है। एंड द सडन अप्रोच विद वायलेंट थंडर एंड लाइटनिंग इज आल्सो नोन एज ब्रेकिंग ऑफ द मॉनसून। अब यहाँ पे आप क्या समझे हो, यहाँ आपको समझना है कि जब भी ये एडवांसिंग मॉनसून की बात करें तो ये जून से सितंबर तक स्टार्ट होता है, यानी कि 1 जून से हम बोलेंगे कि भाई मॉनसून शुरू हो गया है, बारिश शुरू हो गई है ना, बारिश का महीना शुरू हो चुका है। अब इस समय क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया जो नॉर्थ वेस्ट में होता है, नॉर्थ वेस्ट मतलब आपका यहाँ दिख रहा है ना, ये जो सर्कल बना हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि पहले से लो प्रेशर है। अब हमें पता है कि भाई हमेशा जो एयर है वो हाई टू लो की तरफ जाती है, तो हाई वाली क्या हो, इसको क्या करेगा, ये लो प्रेशर अट्रैक्ट करेगा। एंड इस हाई वाले में क्या होगा, मॉइस्चर होगा, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगी। मॉइस्चर के बारे में हमने ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा था, है ना, चैप्टर नंबर 2 में। तो वो अट्रैक्ट करेगा एंड देन ये जो है ना, ये कहाँ से आएगा, जो भी मॉइस्चर है वो आएगा हमारे सदर्न हेमिस्फीयर से। तो हमने पहले अर्थ का ग्लोब बनाया, उसमें 2 डिवीजन कर दिए, एक हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ जो हवाएं चलेगी उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी। एंड कभी कभी ये वायलेंट भी थंडर के या लाइटनिंग के में भी होती है, जिस वजह से ब्रेकिंग ऑफ द मॉनसून भी उसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ मॉनसून की 2 ब्रांचेज होती हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच की अगर बात करें बच्चों, तो ये अरेबियन सी वाली ब्रांच जो मॉनसून की है वो 10 जून को हमारे मुंबई में आ जाती है। साथ ही साथ जो वेस्टर्न घाट है हमारा यहाँ पे, तो वेस्टर्न घाट में 2 तरह की जगह है, एक है हमारा विंडवर्ड और एक है लीवर्ड, 2 साइड होता है, मतलब ढलान वाला और चढ़ाई वाला। तो जो चढ़ाई वाला है वो है विंडवर्ड और जो ढलान वाला है, स्लोप वाला, वो है लीवर्ड साइड। जो हम ऊपर चढ़ते हैं वो विंडवर्ड होता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जब वाला एरिया है यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जबकि लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑन द लीवर्ड साइड, यानी स्लोप के जो साइड है वहाँ पे बारिश आपके कम होगी। एंड क्रॉसेस इनटू द डेक्कन प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू है आपका यहाँ पे। एंड देन मध्य प्रदेश रिचेस दिल्ली बाय जून 29, और धीरे धीरे यहाँ से एंटर होके वो एमपी तक और फिर दिल्ली तक 29 जून तक पहुँचती है। इस तरह से मानसून 10 अपने जून जो मुंबई है वहाँ से स्टार्ट होके 29 ऑफ जून हमारे कहाँ चली जाती है, दिल्ली तक धीरे धीरे पहुँच जाता है। इट कॉजेज स्केंटी रेन इन राजस्थान, स्केंटी इन लेस देन सफिशिएंट।
वहाँ बारिश कम करता है, बट हीट सौराष्ट्र कच्छ बाय मिड जून। तो यहाँ पे सौराष्ट्र और कच्छ में आपके 15-16 जून तक बारिश वहाँ शुरू हो जाती है। ये थी हमारी अरेबियन सी वाली ब्रांच। अब यहाँ आप बे ऑफ बंगाल की ब्रांच को देखोगे तो इट इज़ डिप्लेक्टेड बाय अरकन हिल्स इनटू द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। ये अरकन हिल्स से बहुत ज़्यादा डिप्लेक्ट हो जाती है, स्प्लिट इनटू 2, जो सेक्शन में ये फिर टकराने की वजह से बढ़ जाती है। वन मूव्स वेस्टवर्ड अलोंग द गंगा प्लेन, एक जो है गंगा की तरफ चली जाती है, गंगा हमारे रिवर है, एंड दूसरी जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास चली जाती है जहाँ पे हेवी रेनफॉल हो जाता है। ठीक है, तो दोनों आप यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइफरकेट हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती है। रेनफॉल पैटर्न अगर देखें इस बे ऑफ बंगाल की मॉनसून का, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज। जितना आप भी अपने समुद्र से दूर जाओगे ना तो बारिश थोड़ी कम होगी, यही लिखा है ना। समुद्र से जितना दूर होगा एरिया, बारिश थोड़ी कम होगी। प्रेसिपिटेशन डिक्रीजेज एज डिस्टेंस इंक्रीजेज फ्रॉम द सी, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ब्रेक एंड अनसर्टेनिटीज़ की अगर बात करें, मानसून हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स। द शिफ्टिंग एक्सिस of the monsoons through determiners rainfall distributions are shifted towards the Himalayan causes dry spell। जैसे ये जो है ना यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाता है, इसका एक हिमालय की तरफ चले जाते हैं जो ब्रह्मपुत्र वैली को पार करके, तो उस वजह से मानसून का शिफ्टिंग हो जाता है, अनसर्टेनिटी हो जाती है। मानसून ब्रेक यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। एंड आल्सो इन सम प्लेन एरियाज बट फ्लड्स इन द माउंटेन एरिया, और जो माउंटेन वाला एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है। तो ये हमारी कौन सी थी, थर्ड थी एडवांसिंग मानसून। अब है हमारा नेक्स्ट रिट्रेंडिंग मानसून, जो अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। ट्रांजिशन अगर देखें तो लो प्रेशर इज रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर लीडिंग टू द मानसून्स विड्रोवल फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स बाय अक्टूबर। अक्टूबर के आते आते नॉर्दर्न प्लेन में मतलब पूरी तरह से बारिश बंद हो जाती है। अक्टूबर और नवंबर के टाइम में ही अक्टूबर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिसे अक्टूबर हीट बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय क्लियर स्काई, हाई डे टाइम टेम्परेचर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड मॉइस्ट लेन मेक्स द वेदर ऑप्रेसिव। यहाँ अक्टूबर हीट से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट अक्टूबर हीट? तो आप सीधा बोलोगे अक्टूबर हीट में इस जो आसमान है वो एकदम साफ होता है, क्लियर स्काई होता है, और यहाँ पे हाई डे टाइम टेम्परेचर, दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। एंड कॉम्बिनेशन होता है हीट का और मॉइस्ट का, मतलब गर्मी भी रहेगी और ह्यूमिडिटी भी रहेगी, दोनों मतलब कॉम्बिनेशन में रहती है। इस वजह से इसे अक्टूबर हीट बोला जाता है। साइक्लोनिक एक्टिविटी भी होती है। लो प्रेशर शिफ्ट टू द बे ऑफ बंगाल ट्रिगरिंग डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट स्ट्राइक द गोदावरी रिवर, कृष्णा कावेरी डेल्टाज को भी, एज वेल एज उड़ीसा और बांग्लादेश को भी। तो यहाँ पे जब भी हमारे अक्टूबर से नवंबर का महीना होता है तो यहाँ बड़े बड़े साइक्लोन देखने को मिलते हैं। कोरोमंडल कोस्ट जो हमारा तमिलनाडु के आसपास का है, मोस्ट रेन हेयर रिजल्ट्स फ्रॉम दीज साइक्लोनिक डिप्रेशन। तो तमिलनाडु कोस्ट में ये जो साइक्लोन चलते हैं हमारे रिटर्निंग मानसून में या अक्टूबर से नवंबर में, तब यहाँ तमिलनाडु में बारिश देखने को मिलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। यहाँ इंडिया में कैसे है? सो इंडियाज प्रेसिपिटेशन इज हाईली अनइवन, अच्छा नहीं है, एक तरफ बहुत ज़्यादा एक तरफ कम है, वेरिएबल देखने को मिलता है। वाइल द मानसून ब्रिंग्स ओवर 400 सेंटीमीटर ऑफ रेन टू द नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट causing frequent flood, but regions like western India, the Deccan interior and Leh जो एरिया है रिसीव्स अंडर 60 सेंटीमीटर। एक तरफ जहाँ 400 सेंटीमीटर की बारिश होती है तो कहीं दूसरी तरफ आपके क्या होता है 60 सेंटीमीटर की बारिश, मतलब कि एक बहुत बड़ा भेदभाव है। कहने का मतलब ये हो गया, जिसकी वजह से ड्राट होता है। स्नोफॉल रिमेन्स स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द हिमालयज, और जो स्नोफॉल होती है वो तो बस हिमालय में ही रहता है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का नज़ारा हम देख सकते हैं। एक तरफ सूखा, एक तरफ बहुत ज़्यादा बाढ़ वाली स्थिति है। यहाँ अगर देखें इट अकर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड द वेस्टर्न कोस्ट, ये दोनों में एक लाइन बन जाती है। और बिलो जो 60 सेंटीमीटर है रिकॉर्डेड इन वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, और कुछ जो इंटीरियर पार्ट है हमारे डेक्कन प्लेट्यू के, और साथ ही साथ लद्दाख की जो कैपिटल लेह है ना, वहाँ पे भी 60 सेंटीमीटर से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है।
वेरिएबिलिटी क्यों है? रीजन्स विद लो रेनफॉल फेस द हाईएस्ट ईयर टू ईयर वेरिएशंस, है ना, मेकिंग देम प्रॉन टू ड्रट, और इसी वजह से वहाँ सूखा पड़ जाता है। क्लाइमेटिक अगर हम लोग देखें एक्सट्रीम्स, तो हाई रेनफॉल रीजन्स आर फ्रिक्वेंटली प्रॉन टू फ्लड, ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा? बाढ़ आएगी। वाइल स्नोफॉल इज़ लिमिटेड ओनली टू द हिमालय। ये सिचुएशन हमारे रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको समझनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉनसून, जो कि यूनिफाई करता है हमारे बॉन्डिंग को, एक रिश्ता डेवलप करता है डिस्पाइट रीजनल वेरिएशन। ये जो वेरिएशन देख रहे हो, इसके अलावा हिमालयाज ब्लॉकिंग कोल्ड विंड्स एंड द सी मॉडरेटिंग द पेनिनसुला, द मॉनसून यूनाइट्स द सब कॉन्टिनेंट। मतलब इतना वेरिएशन होने के बावजूद जो हमारा ये मॉनसून है लोगों को एकदम यूनाइट करके रखता है, संगठित करके रखता है। इट्स अ सीजनल रिदम डिक्टेट्स इंडियाज एग्रीकल्चर कैलेंडर, मतलब कि हमेशा हमारा जो एग्रीकल्चर जो का कैलेंडर है जिसमें 12 महीने होते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि भाई लोग विंटर में अलग क्रॉप ग्रो करेंगे, समर में अलग, रेनफॉल के टाइम में अलग अलग अलग। तो ये पूरा कैलेंडर को भी अफेक्ट करता है हमारा मॉनसून, इतना रिश्ता जुड़ा हुआ है हमारे मॉनसून के साथ में। एज वेल एज सस्टेनिंग द लाइवलीहुड ऑफ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में 50% से ज़्यादा लोग किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंस किसकी वजह से हुआ? मॉनसून की वजह से, क्योंकि ज़्यादातर लोग मॉनसून पे डिपेंड करते हैं, है ना। सबके घर में या बहुत सारे फार्मर्स के घर में इलेक्ट्रिक पंप तो है नहीं, तो ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे फार्मर्स, वो किस पे डिपेंड करते हैं? मॉनसून पे। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉनसून्स यूनिफाइंग बॉन्ड, ये चल रहा है। सो इसमें रिदमिक साइकिल होती है, ठीक है। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम प्रोवाइड्स ए कंसिस्टेंट साइकिल ऑफ वेदर कंडीशंस अक्रॉस द कंट्री। एग्रीकल्चर विटिलिटी भी आपको देखने को मिलती है कि लाइक द समर मॉनसून इज़ क्रिटिकल फॉर हार्वेस्ट, ठीक है, हार्वेस्ट के लिए, मतलब क्रॉपिंग के लिए। एंड इट्स टाइमिंग एंड वॉल्यूम डिटरमाइन द सक्सेस और फेल्यूर ऑफ द क्रॉप्स एंड फूड सिक्योरिटी। मानसून तगड़ा हुआ, अच्छा हुआ, ऐसा हुआ तो फूड सिक्योरिटी अच्छी खासी हुई। अगर मानसून ख़राब हुआ तो लेंचो की तरह हालत हो सकती है ना। अब लेंचो कौन है पता करो आप लोग, है ना। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस, द मानसून डीपली इम्पैक्ट इंडियन लैंडस्केप, एनिमल प्लांट लाइफ एंड द जनरल लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। तो ये सभी जो है वो हमारी एक यूनिटी को बताता है, मॉनसून के साथ में हमारे रिश्ते को शो करता है, ठीक है। यहाँ आर्टिस्टिक एंड सोशल हेरिटेज में भी हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि मच ऑफ इंडियाज फोल्क म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, फेस्टिवल्स आर आल्सो सेंटर्ड अराउंड द अराइवल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून। यहाँ तक कि नेशनल एंटिसिपेशन भी हमारा जुड़ा हुआ है मॉनसून से। फॉर सेंचुरीज पीपल फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, हैव शेयर्ड देयर कॉमन एक्सपीरियंसेस ऑफ ईगरली अवेटिंग द मॉनसून्स, है ना। मॉनसून का जो अराइवल है लोगों ने बहुत टाइम से वेट भी किया है। ये कहानियाँ हैं हमारे फोल्क डांस में भी देखने को मिलती है। अब आता है क्लाइमेट चेंज का टॉपिक। बच्चों क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। इट इज़ अ क्रिटिकल ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न. These changes are primarily driven by human activities that increase the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. तो क्लाइमेट चेंज क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन क्या होता है? जलवायु परिवर्तन जो है एक ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज़ है, मतलब कि एक वैश्विक पर्यावरण वाली समस्या है। इसको लॉन्ग टर्म में जो भी हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसका बढ़ना, अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर होगा कि भाई इतने होगा, लेकिन अगर वो बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हमें समझना चाहिए। वेदर के पैटर्न में चेंज हो रहा है। ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से और बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना की वजह से भी होता है, ये इसमें है।
इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों। इसकी वजह क्या है, तो हम लोग इन वजह को देख लेते हैं। पहला है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल जलाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी होता है, जिसमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन के लिए CO2 इसका इंक्रीज हो जाता है। ये जो गैस है, दिस गैस एक्ट बाय ट्रैपिंग हीट विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट होता है ना अर्थ का, हमने पढ़ा था ये। तो इसमें जितना भी CO2 है ना वो बढ़ जाता है। तो बढ़ गया तो इसका मतलब बैलेंस जो है, जो एवरेज उसका था वो बढ़ गया। तो उस वजह से क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज। दूसरा वजह क्या है, डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ अगर हम बार बार काटेंगे तो इसका मतलब ट्रीज प्ले अ वाइटल रोल इन अब्सॉर्बिंग CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करने में, कम करने में जो ट्रीज होते हैं बहुत अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, उन पेड़ों को ही काट लिया, तो क्या होगा, CO2 बढ़ जाएगा, और CO2 बढ़ा तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ा, उसी को तो क्लाइमेट चेंज कहते हैं, है ना। तो ये समस्या है। और क्या कारण हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, इसकी वजह से भी, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है ना, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करती है, रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से उन मतलब अपने अपने प्रोडक्शन काम में। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होते हैं, दे आल्सो कंट्रीब्यूट थ्रू मीथेन इमिशंस फ्रॉम लाइव स्टॉक एंड नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ये जो है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, वो हाईली पोटेंट हीट ट्रैपिंग गैसेज होती है। तो इस वजह से भी, और वेस्ट एंड ओवर कंज्यूम्शन भी एक कारण है क्लाइमेट चेंज का। डिकम्पोजिंग वेस्ट इन लैंडफिल्स emits methane. The large scale production of the goods increases overall energy consumption and that result emissions, and इसी वजह से आपका क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो ये टॉपिक आपको बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है और क्लाइमेट चेंज में मतलब क्यों होता है, ठीक है, ये अच्छे से समझ गए। अब अगर ये हुआ है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, ये भी हमें थोड़ा जानना चाहिए। सो क्लाइमेट चेंज रिप्रेजेंट ए कॉम्प्रहेंसिव थ्रेट, एक डर है, बहुत बड़ा एक इशू है, दैट अफेक्ट एवरी फैसेट ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग नेचर, ग्लोबल इकोनॉमीज, ह्यूमन हेल्थ एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स आउटलाइन इट्स अ प्राइमरी इम्पैक्ट। यहाँ जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव थ्रेट है, यानी कि ग्लोबल इश्यू है, इंटरनेशनल एक प्रॉब्लम है ये, जो लाइफ में अर्थ के जो लाइफस्टाइल के जो फैसेट्स है, यानी कि अलग अलग जो इसके पैरामीटर्स है, जिसमें नेचर हो, चाहे ग्लोबल इकोनॉमी हो या ह्यूमन लाइफ हो, उन सबको अफेक्ट करता है। अब इसके जो इम्पैक्ट है वो एक एक दिए हैं, जैसे कि इसकी वजह से टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है ना। ग्लोबल टेम्परेचर का राइज होना सबसे पहला इम्पैक्ट है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। और दूसरा इम्पैक्ट है, आइस जो है वो आपके क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सी लेवल जो है वो बढ़ जाता है, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। आइस मेल्ट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बर्फ़ क्या जमेगा या पिघलेगा, सही पकड़े हो, है ना। तो ये भी एक इसका इफेक्ट हो गया। और क्या इफेक्ट हो सकता है, मोर एक्सट्रीम वेदर, जो वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, मतलब कि गर्मी बहुत लगेगी, एक तरफ मतलब ये ड्राट पड़ जाएगा, ये भी समस्याएं आपके इसकी वजह से होती हैं। और इकोसिस्टम को ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को भी तबाह कर सकता है ये। तो क्लाइमेट जो है चेंज नहीं होना चाहिए, इसका एक बैलेंस बना हुआ होना चाहिए। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, अगर इंसानों के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखें, अब तक तो हमने नेचर, एनवायरमेंटल देखें, तो एक शॉर्टेज हो सकता है किसका, कम्युनिटीज़ फेस इंक्रीजिंग शॉर्टेज ऑफ फूड एंड क्लीन वाटर। तो क्लीन वाटर और हमारा फूड सिक्योरिटी का एक इशू हो सकता है। हेल्थ में भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में सोशियो इकोनॉमिक शिफ्ट भी हो जाता है, यानी कि क्लाइमेट चेंज लीड्स टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉस होता है इसकी वजह से। एंड इट कैन ड्राइव ह्यूमन माइग्रेशन एज एरियाज बिकम अनइनहेबिटेबल, यानी कि जहाँ लोग नहीं रहते हैं, तो वैसा मतलब क्योंकि वहाँ पे वीरान हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी ख़राब हो गई, तो वहाँ पे लोग क्यों रहेंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं। मिटिगेशन एंड हॉफ,
अब हम लोग यहाँ पे इसका कैसे सॉल्यूशन करें। While the challenges are significant, the impact of the climate change can be solved through proactive measures such as reducing greenhouse gas emissions। greenhouse जो गैस है उनके जो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं उनको कम करना चाहिए। हमें एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट वगैरह जो है ना एफॉरेस्टेशन करना चाहिए कुल मिला के, और फॉजिल फ्यूल को स्विच कर देना चाहिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, मतलब अल्टरनेटिव्स हमें यूज करना चाहिए, तो क्लाइमेट चेंज आपका बिल्कुल नहीं होगा। अब फ्लड्स, एनाटॉमी, फोरकास्टिंग एंड इम्पैक्ट, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी बच्चों आपके सामने लेके आऊँगा, तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी तक के जो भी वीडियो आपने देखे हैं और हमारे ये जो पार्ट्स देखे हैं, मैं उसके लिए वापस आपका थैंक्स और बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ। और बच्चों कुछ समझ में अगर आपको नहीं आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोशिश करना कि जो टॉपिक है हमारे उनको एक बार नहीं 2 बार देखो, और साथ ही साथ आपकी जो टेक्स्ट बुक शायद अवेलेबल अब हो गई है तो उससे भी रिलेट करो, और ये जो वीडियो है उसमें आप अपने नोट्स भी बनाना सीखो, और नोट्स जितना बनाओगे तो सेल्फ स्टडी आपकी अच्छी होगी, और ये जो सारे कंटेंट है, सारे जो टॉपिक है आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तो अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।